हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मनीष कुमार शर्मा फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो विद्यार्थियों, जो हम अब तक क्लास 8th के अंदर सामाजिक की किताब का जो हमने चालू किया है, उस सामाजिक की किताब के अंतर्गत जो भूगोल वाली किताब है, उस भूगोल वाली किताब के अंतर्गत हमने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरे चैप्टर के भी 2 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत कौन कौन से हैं। तो परंपरागत कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और ये आपके क्या कहलाते हैं, परंपरागत। तो शुरुआत करते हैं परंपरागत की। जैसे कोयला, देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है, आपने सुना होगा। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वो होता है एंथ्रेसाइट और सबसे बेकार जो होता है वो होता है पीट। और राजस्थान में जो पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में वो है लिग्नाइट। चलिए, ये बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन मतलब घरेलू कार्यों में, उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त, इसको आप अंडरलाइन करने मैं कर देता हूं आपके लिए, कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो आपके बन जाए कि तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज प्रयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों से दबने से बना था। दलदल जैसे तराई प्रदेश जो होते हैं, इसलिए कोयला अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि अंतर्निहित धूप के रूप में कौन सा परंपरागत स्रोत जाना जाता है, तो आपको जवाब देना है कोयला। आप ये ताप संयंत्र एक बार चित्र देख लें, आराम से डायग्राम देख लें। चलिए, कि विश्व में आगे बात करते हैं कि विश्व में कोयला उत्पादक देशों में सबसे ज़्यादा चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और झरिया और धनबाद और बोकारो, ये तीनों कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। कौन कौन, झरिया, धनबाद और बोकारो। तो आपको ध्यान रखना है कि कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज और झारखंड के अंदर झरिया, धनबाद और बोकारो। अब बात करते हैं पेट्रोलियम को लेकर। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। आपने देखा होगा ऑयल वगैरह हम डालते हैं साइकिल की चेन के अंदर और गाड़ी की चेन के अंदर भी डालते हैं, कि दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला सोना। ये सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। सेल को मतलब चट्टानों की परतों के मध्य। इसका वेधन अपतटीय तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि तटीय मतलब जो समुद्र के किनारे हैं, अपतटीय में जो समुद्र के किनारे नहीं है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत करके पेट्रोल के पंख प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये मैंने बताया था, वो आ भी गया कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो आपको जवाब क्या देना है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जैसे कि इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है और कतर दोहा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पड़ता है। ये भी अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में कौन से हैं, तो भारत में 2 हैं, असम में डिगबोई और मुंबई में बॉम्बे। मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के तट पर है। तो असम में डिगबोई ध्यान रखना है आपको, और एक याद रखना है मुंबई में बॉम्बे, महाराष्ट्र। और ये ध्यान रखना, मैं आपको दिखा रहा हूं एक चीज यहां से, कि पेट्रोलियम शब्द उत्पत्ति लैटिन शब्दों पेट्रो अर्थात सेल मतलब चट्टान, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है। इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ क्या है, शेल तेल है, चट्टानों का तेल है एक तरीके से। एक अब और दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं पहले, कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है
जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस क्या है? संसाधन है। संसाधन मतलब जो हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं, वो सब क्या है? संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपर्याप्त भंडार है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्रवर्ती चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले मतलब खतरनाक प्रदूषक चिंता के विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित चलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है। मतलब जैसे कि नल की जो टोंटी होती है, उसकी नलका है, उसके टपकने के समान है, जो अनंत सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है, जो कि जीवाश्म ईंधनों की स्वच्छतर विकल्प है। आप ये भी ध्यान रखना कि क्या आप जानते हैं सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये एक प्रचलित हितैषी, पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में क्या है? कम प्रदूषण करती है। कौन? सीएनजी जो गैस होती है। एक गैस और होती है एलपीजी, लिक्विड प्राकृतिक गैस, जो कि आपके जो सिलेंडर वगैरह होते हैं उसमें काम में ली जाती है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा प्राकृतिक गैस। अब आगे की हम बात करते हैं। परंपरागत के अंदर एक और बचा है जल विद्युत। तो जल विद्युत के बारे में हम बात करते हैं कि बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है, और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। टरबाइन जो पंखा सा होता है उसको बोलते हैं टरबाइन। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल उत्पादन, यह भी ध्यान रखना कि विश्व में जल विद्युत उत्पाद के अग्रणी देश हैं प्रागवे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना। और भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा नांगल कहाँ पर है? पंजाब, हरियाणा। गांधी सागर है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक, दामोदर घाटी जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड में है, और गांधी सागर एमपी में है। और जल, ये देखो, आप देखो डायग्राम देखना एक बार इसका, कि जो सलाल जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और कहाँ है ये? कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो आप ध्यान रखना, एक नदी का नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। और ये भी ध्यान रखना कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। देखो ये आप डायग्राम देखो, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जल विद्युत कैसे बनती है। देखिए जनरेटर हुआ, ये जल विद्युत है, ये टरबाइन के द्वारा जो पंखा घूम रहा है, यही मैं बता रहा था आपको कि क्या होता है। ये बांध के अंदर क्या होता है? अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित क्या है? टरबाइन के ऊपर गिरता है। ये टरबाइन आपको दिखाई दे रहा है पंखे जैसा, इसके ऊपर गिरता है। और गिरने के बाद क्या होता है? जो घूमता हुआ जो ब्लेड होता है, जो जनरेटर को विद्युत के लिए अपन घुमाते हैं, उस जल विद्युत, उस ये क्या है? जल विद्युत कहलाती है। ठीक है, ये जो पंखा है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये टरबाइन कहलाता है। आपने देख लिया उसको अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ये तो हमने क्या बात की थी? परंपरागत की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? अब किसकी बात कर रहे हैं हम? गैर परंपरागत की। तो जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि ध्यान रखना कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि क्या है? नवीकरणीय हैं, कि उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पर है? स्कॉटलैंड के अंदर। एक अभी आया था कि विश्व का पहला विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? नॉर्वे। देखिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से क्या होता है? हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है।
इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण उष्ण आगे देखना कटिबंधीय देशों, आप सब जानते हो उष्ण कटिबंधीय देश क्या होते हैं, कि जैसे कि जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर जो विषुवत रेखा उसे हम कहते हैं, तो उस पर क्या होता है, उसके आसपास में जब तापमान ज़्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, मतलब 0 से इधर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 कर्क रेखा तक और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा तक, कि दोनों गोलार्धों में 0 से 23.5 डिग्री वाला भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। तो देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी है, बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर डायल के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में होता है। अब थोड़ा सा हम पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं, इसके लाभ और हानि देख लेते हैं। इसके लाभ हानि क्या है, तो पवन ऊर्जा का लाभ क्या है, प्रदूषण मुक्त है। हानि क्या है, ध्वनि ज़्यादा निकलती है, ठीक है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की लागत कम आती है, मतलब सस्ता होता है और सुरक्षित और साफ होता है। अब बात करें हानि क्या है, कि पवन चक्के को स्थापित करना क्या होता है, महंगा होता है, ये इसका हानि हो गई। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में क्या होगा, व्यवधान मतलब बाधाएं उत्पन्न होगी। और पक्षियों के लिए भी क्या है, हानिकारक है, कौन, पवन ऊर्जा, ठीक है। पक्षियों के लिए कैसे, ठीक है, पक्षियों के लिए जैसे कि तेज हवा में पक्षी वगैरह उड़ नहीं पाते ढंग से, तो ये पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। सौर ऊर्जा की बात करते हैं कि असमाप्य, मतलब लाभ क्या है कि ये खत्म नहीं, समाप्त नहीं हो सकते और प्रदूषण मुक्त है, तो ये तो सब में याद रखना प्रदूषण मुक्त वाला। तो हानि क्या है, खर्चीला है और स्रोत के विस्तृत होने से क्या है, ऊर्जा की बर्बादी होती है, मतलब विस्तृत मतलब फैलाव होने से क्या है, ऊर्जा की बर्बादी होती है। अब बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा, लाभ क्या है, प्रदूषण मुक्त, ये तो सब में आएगा। असमाप्य मतलब जो समाप्त नहीं हो सकते, ठीक है। हानि क्या है, वन्य जीव का आवास नष्ट हो जाता है और दोहन में कठिनाई होती है, मतलब दोबारा बनाने में इनको कठिनाई होती है। अब बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा भी आता है। तो लाभ क्या है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होती है। हानि क्या है, जो रेडियो एक्टिव मतलब जो तरंगे होती है उनको व्यर्थ उत्पन्न करना और खर्चीला है। जो बायोगैस है इसका लाभ क्या है, कम लागत। हानि क्या है, हरित गृह प्रभाव का कारण। लाभ, उपयोग में आसान होता है, जैव विविधता का उपयोग किया जाता है और बायोगैस का उत्पादन होता है। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी, लाभ की तो क्या याद रखनी है, एक तो प्रदूषण मुक्त होता है, कम खर्चीला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा, क्या लाभ है, स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी व समय उपलब्ध, हर समय उपलब्ध, भाई स्वच्छ वातावरण रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और हानि, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला, मतलब दूर होगा परंपरागत स्रोत भूतापीय ऊर्जा तो क्या होगा, ज़्यादा लागत आएगी तो खर्चीला होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम पवन ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा की हम बात कर चुके हैं, पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरका मतलब पहले के समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहाँ स्थित है। पवन फार्म, ये ध्यान रखना, पवन फार्म कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, जर्मनी में है, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान देता है। आगे बात करते हैं परमाणु ऊर्जा। देखिए, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणुओं के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य, ये भी ध्यान रखना कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम, तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिल गया, राजस्थान झारखंड में के निक्षेप मतलब जमाव है। थोरियम विशाल मात्रा में कहाँ पाया जाता है, केरल के
मोनोजाइट मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है थोरियम कहाँ मिलता है, केरल के अंदर। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। ये भी ध्यान रखना, जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ उनको आपको याद रखना है। कलपक्कम, तमिलनाडु में कलपक्कम हो गया, महाराष्ट्र में तारापुर हो गया, राजस्थान में कोटा के निकट क्या हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, और यूपी में नरोरा, और कर्नाटक में केगा। तो ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ है भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा, तमिलनाडु के कलपक्कम में, महाराष्ट्र में तारापुर में, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और यूपी में नरोरा, और कर्नाटक में केगा। अब बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की। ताप ऊर्जा से पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ 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 क्या होगा, तापमान में लगातार वृद्धि होती जाएगी। कभी कभी ये तापमान भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में क्या होती है, प्रकट हो जाती है। ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षा जल गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यूएसए है। तो विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर है, यूएसए मतलब अमेरिका। इसके बाद न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है, और और भारत में मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, और मणिकरण, और लद्दाख में पूगा घाटी। तो लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वापस से ध्यान से देखना, एक बार डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपका इसका, कि कैसे भूतापीय जो परमाणु ऊर्जा है इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि परमाणु ऊर्जा कैसे बनती है ना। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि ये डायग्राम देखो आप कि परमाणु ऊर्जा कैसे बनती है। वापस से एक बार थोड़ा देखना परमाणु ऊर्जा को, फिर मैं आपको भूतापीय ऊर्जा वाला भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए परमाणु ऊर्जा कैसे बनती है, कि परमाणु ऊर्जा जो प्राकृतिक तौर पर रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, कि परमाणु के केंद्र में क्या संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। और ये पदार्थ क्या होते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में नाभ की विघटन से गुजरते हैं, और क्या होता है, उत्सर्जन होता है किसका, परमाणु ऊर्जा का। जैसे विद्युत बल्ब बन रहा है, आपने देखा है नाभिकीय रिएक्टर से गर्म जल से इसमें हो गई भाप के रूप में, टरबाइन के द्वारा, ये जनरेटर के द्वारा ये क्या विद्युत बन गया। तो ये क्या, परमाणु ऊर्जा। ये देखिए आगे आप भूतापीय ऊर्जा के बारे में देखिए, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ताप है, जो ऊर्जा की पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। प्रकृति में दरारें आती हैं कि पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ क्या होगा, तापमान में लगातार वृद्धि होगी, और कभी कभी क्या होता है, ये तापमान कहाँ पहुँच जाता है, ये तापमान कहाँ पहुँच जाएगा, ये तापमान जो है भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। और जिससे क्या होता है, वर्षा से जो गर्म जल के स्रोत होते हैं ना, वो जैसे कि भूतापीय ऊर्जा जैसे कि खाना बनाने के काम में आती है, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा जो प्लांट है वो कहाँ है, वो यूएसए के अंदर है, किसका, भूतापीय ऊर्जा का। आप ये समझ पा रहे होंगे। देखिए पृथ्वी में जो तापमान बढ़ रहा है, ये कुआ है, जलीय पानी है, ठीक है, ये भाप के द्वारा उड़ रहा है, ऊपर ही प्राकृतिक दरारें पड़ रही है। ये टरबाइन में बताया था घूमने वाला ये जनरेटर, आपको समझ में गए होंगे आप। अब ध्यान रखना, आप ज्वारीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, फ्रांस में है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं कि ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को क्या नाम दिया, ज्वारीय ऊर्जा। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के कारण, देखिए निम्न ज्वार भाटा का उपयोग किसमें होता है, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक है। पहले तो इसका परिभाषा देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, कि समय ज्वारों की ऊर्जा उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल जाते हैं। भारत में कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात के अंदर। पहले हम इसका चित्र देखते हैं, इसकी बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए कि जो निम्न ज्वार का उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, विद्युत उत्पादन करने में। देखिए निम्न ज्वार का उपयोग, ये निम्न ज्वार भाटा, ये उच्च ज्वार है, इधर भी उच्च ज्वार है। देखिए ज्वार भाटा होता क्या है कि समुद्र का जो उतार चढ़ाव है वही क्या है, ज्वार भाटा है। ज्वार मतलब उतार, भाटा मतलब चढ़ाव। ये ध्यान रखना है आपको कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत बनाने में। कि ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हमने क्या नाम दिया,
ज्वारीय ऊर्जा नाम दिया। ठीक है, ये आप डायग्राम देखो, जनरेटर, टरबाइन, ये सब में आएगा। अब बात करते हैं हम बायोगैस के बारे में कि बायोगैस क्या है। सब जानते हैं कि जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो आप ध्यान रखना कि बायोगैस किसका मिश्रण है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। ये भी ध्यान रखना कि विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम कौन है, बायोगैस। और इससे बड़ी प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो ये देखिए, ये किसका, बायोगैस का है। जैसे कि गैस टैंक में मृदा है, खाद है, ये निकास यहाँ से ये उर्वरक बनते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बायोगैस। तो विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की परंपरागत स्रोतों के बारे में और गैर परंपरागत के। परंपरागत के अंतर्गत हमने बात की पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत के बारे में। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के बारे में बात की। तो विद्यार्थियों, अगले वाले जो आपके आएगा आगे वाला वीडियो, उसके अंतर्गत इस चैप्टर से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उनका मैं आपको हल करवाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।